Analytical reasoning. Analytical questions are complex, convoluted and subtle. एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अमूमन कंफ्यूजिंग होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं और उलझे हुए होते हैं और इनको लॉजिकली सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को अमूमन डिफ़िकल्टी पेश आती है। उसके साथ ही ये टाइम कंज्यूमिंग भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। लेकिन इसके साथ ही प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ऑफ AR क्वेश्चन यानी कि एनालिटिकल क्वेश्चन वेरी सिस्टमेटिक। ये सिस्टमेटिक होने की वजह से इसको जल्द ही समझ लिया जा सकता है और क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ इन टाइम किया जा सकता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड हैं। ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे कि मैथ में बहुत से टॉपिक्स हैं और वैरायटी ऑफ टॉपिक्स की वजह से ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत होती है और उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चंस में टाइप्स कम हैं, इस वजह से आप इसको जल्द ही समझने लग जाते हैं और जिसकी वजह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें। अब हम इसकी देखते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन सी हैं जो एनालिटिकल क्वेश्चन में नॉर्मली टेस्ट में अपीयर होती हैं। इसमें सबसे पहले ऑर्डरिंग क्वेश्चंस। ऑर्डरिंग क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपने डिफरेंट चीज़ों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना होता है और वो पर्टिकुलर ऑर्डर दी गई कंडीशन पर बेस करता है। और इसमें ऑर्डरिंग क्वेश्चन में या तो लाइन में ऑर्डरिंग करनी होती है या फिर एक सर्कुलर पाथ पर ऑर्डरिंग करनी होती है, जैसा कि राउंड टेबल के केसेस होते हैं। दूसरी टाइप है ग्रुपिंग क्वेश्चंस। ग्रुपिंग क्वेश्चन में आप डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं और वो ग्रुप्स के लिए कुछ रूल दिए जाते हैं जिनको फॉलो करके आप ग्रुप्स बनाते हैं। तीसरी टाइप है असाइनमेंट क्वेश्चन। These questions involve assigning characteristics to the elements, typically people। यानी कि लोगों को असाइनमेंट देनी होती है कि कौन शख्स कौन सा काम करेगा और ये असाइनमेंट कुछ दी गई कंडीशन पर बेस करती है। अब हम ऑर्डरिंग क्वेश्चंस को इन डिटेल देखते हैं। इसमें हम एलिमेंट्स को ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लाइन में भी हो सकता है या फिर सर्कल में भी हो सकता है और जो क्राइटेरिया दिया जाता है वो कंडीशंस की शक्ल में होता है। कंडीशंस 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब इसमें या तो साइज़ की बेस पे ऑर्डरिंग की जाती है या टाइम की बेस पे या किसी रैंक की बेस पे, और ये कंपैरेटिवली दूसरे क्वेश्चंस के मुकाबले में आसान क्वेश्चन होते हैं और ये सबसे ज़्यादा टेस्ट में आने वाली टाइप भी है। इस टाइप की वजाहत के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि 6 पीपल रमज़ान, शाहिद, तैयब, उस्मान, वजीहा एंड वसीम आर स्टैंडिंग इन ए लाइन फॉर टिकट्स टू एन अपकमिंग कंसर्ट। यानी कि ये 6 पर्सन एक लाइन में खड़े हुए हैं और खड़े होने के जो रूल हैं वो ये 3 आपको दिए गए हैं जो कि कंडीशंस की शक्ल में मौजूद हैं। पहली कंडीशन है रमज़ान इज़ 5th इन लाइन एंड इज़ नॉट नेक्स्ट टू शाहिद। रमज़ान को फिक्स कर दिया गया है कि वो 5th पोजीशन पर होगा और इसके राइट और लेफ्ट शाहिद नहीं आ सकता। यानी कि अगर रमज़ान 5th पर है तो शाहिद 4th या 6th पोजीशन पर नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो नेक्स्ट का मतलब ये नहीं है कि 5th के बाद 6th, बल्कि नेक्स्ट का मतलब होता है नेबर जो कि लेफ़्ट राइट पर मौजूद हो। तो रमज़ान अगर 5th पोजीशन पे है तो शायद ना 4th पर आ सकता और ना 6th पोजीशन पर आ सकता। सेकंड कंडीशन है उस्मान इज़ इमीडिएटली बिहाइंड तैयब। तैयब के से फौरी तौर पर जो पहली पोजीशन है उस पर उस्मान आएगा, यानी कि उस्मान के बाद तैयब ने आना है और तैयब और ये दोनों कंसेक्टिव होंगे, यानी कि उस्मान के फ़ौरन बाद तैयब होगा।
और लास्ट कंडीशन है वसीम इज़ नॉट लास्ट, यानी कि 6th पोजीशन पर वसीम नहीं आएगा। वसीम एट 6th पोजीशन नॉट अलाउड। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीपल मस्ट बी लास्ट इन लाइन, यानी कि 6th पोजीशन पे कौन सा पर्सन आएगा इन दिए गए ऑप्शंस में जो लोग मौजूद हैं उनमें से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे सामने कंडीशंस हैं और इन कंडीशन के मुताबिक हम एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं और वो फ्रेमवर्क एक लाइन पर मुश्तमिल है जिसमें 6 पोजीशंस हैं 1 through 6। इन 6 पोजीशन पर डिफरेंट कंडीशंस के मुताबिक कौन कौन आ सकता है। पहली कंडीशन है कि रमज़ान इज़ 5th इन लाइन, रमज़ान को हमने 5th पोजीशन पर रख दिया, ये यहाँ पर फिक्स रहेगा। नेक्स्ट इसी कंडीशन का पार्ट है कि शाहिद 4th और 6th पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ नेक्स्ट इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट का मतलब होता है लेफ्ट और राइट, यानी कि नेक्स्ट और बिफोर। 5th से पहले 4th है और 5th के बाद 6th पोजीशन आती है, तो दोनों जगह पर शाहिद नहीं आ सकता। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है उस्मान तैयब से पहले आएगा, यानी कि उस्मान के बाद तैयब ने आना है और ये कंसेक्टिव होंगे, कंसेक्टिव। और इसको हमने लाइन पर इसलिए नहीं रखा कि इसमें पोजीशन नहीं दी गई, बल्कि ये एक फ्री कंडीशन है कि उस्मान के बाद तैयब आएगा। तो अगर उस्मान 1st पोजीशन पर आता है तो तैयब 2nd पर होगा, और अगर उस्मान को 2nd पर रखा जाता है तो तैयब 3rd पोजीशन पर होगा। इसी तरह से बाकी पोजीशंस के लिए। तो हम इसको इस पर फिक्स नहीं कर सकते कि वो कहाँ है, इसलिए हमने इसको अलहदा लिख लिया। उसके बाद है वसीम इज़ नॉट एट लास्ट, यानी कि वसीम 6th पोजीशन पर नहीं होगा। ये हमारा कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो दी गई कंडीशन के मुताबिक हमने डिज़ाइन कर लिया है। इसमें वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स जो फिक्स्ड हैं, जो उसने डिफाइन शुरू में ही कर दिए, उनको हमने लाइन पर प्लेस कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए 1 by 1 ऑप्शंस को देखते हैं कि इसमें कौन शख्स 6th पोजीशन पर आ सकता है और कौन नहीं। तो सबसे पहले है शाहिद। ए ऑप्शन में शाहिद देखें कि शाहिद 4th पर भी आ सकता है और 4th पर भी नहीं आ सकता और 6th पर भी नहीं आ सकता। इसका मतलब है ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि शाहिद कभी भी 6th पोजीशन पर नहीं आएगा दी गई कंडीशन के मुताबिक। उसके बाद हम देखते हैं तैयब को। तैयब के लिए कंडीशन है कि उस्मान इससे इमीडिएटली बिफोर आएगा, यानी कि उस्मान के फ़ौरन बाद तैयब ने आना है। अगर हम तैयब को 6th पोजीशन पर रखते हैं क्वेश्चन के मुताबिक, तो उस्मान को 5th पोजीशन पर आना चाहिए, लेकिन 5th पोजीशन पर रमज़ान फिक्स है, यानी कि रमज़ान की वजह से यहाँ पर जगह खाली नहीं है और उस्मान यहाँ नहीं आ सकता, तो तैयब 6th पोजीशन पर भी नहीं आ सकता, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या उस्मान 6th पोजीशन पर आ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस्मान के बाद तैयब ने आना है, और अगर हम उस्मान को 6th पोजीशन पर रख देते हैं तो ये तो लास्ट पोजीशन है, तो तैयब कहाँ आएगा, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद है वजीहा। वजीहा के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई, और अगर हम इसको 6th पोजीशन पर रखते हैं तो कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही, इसलिए वजीहा यहाँ पर आ सकती है। 6th पोजीशन पे हम वजीहा को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रमज़ान। क्या रमज़ान 6th पोजीशन पर आ सकता है? रमज़ान 6th पोजीशन पर नहीं आ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी 5th पोजीशन पर फिक्स कर दिया गया है, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि वजीहा 6th पोजीशन पर आएगी। असाइनमेंट क्वेश्चंस। These questions involve assigning characteristics to the elements, typically people. The most common task in these questions is to assign schedule, यानी कि एक शेड्यूल के मुताबिक कोई असाइनमेंट दी जाती है डिफरेंट लोगों को और उसको बेस कराया जाता है दी गई कंडीशन के मुताबिक, यानी कि जो कंडीशन दी गई हैं उसके मुताबिक लोगों को टास्क दिए जाते हैं और हमने कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का टास्क मालूम करना होता है। इसकी वजाहत के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट दी गई है, द बेबी टॉय स्टोर एम्प्लॉयज 5 कैशियर्स, आलम, बाबर, चौहान,
दिलावर एंड ईसा, ईच ऑफ होम वर्क्स अलोन, यानी कि एक दिन में एक ही कैशियर होगा स्टोर पर और एग्जैक्टली वन डे, और हर शख्स एक दिन काम करेगा, यानी कि उस दिन तमाम दिन एक ही पर्सन ने काम करना है, दूसरा पर्सन नहीं होगा, और हर पर्सन ने हफ्ते में एक दिन काम करना है, और हफ्ते का ड्यूरेशन उसने दिया है मंडे थ्रू फ्राइडे, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक। अब हम दी गई कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है आलम विल वर्क ओनली ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, यानी कि आलम सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को काम करेगा। सेकंड कंडीशन है बाबर विल नॉट वर्क ऑन मंडे और वेडनेसडे, इन दोनों दिन को मंडे और वेडनेसडे को बाबर काम नहीं करेगा। चौहान वर्क्स ऑन फ्राइडे, अब चौहान फिक्स है कि ये फ्राइडे को ही अवेलेबल होगा। दिलावर एंड ईसा डू नॉट वर्क ऑन कंसेक्टिव डेज, यानी कि लगातार दिनों में, 2 दिनों में दिलावर और ईसा नहीं हो सकते, यानी कि अगर एक दिन दिलावर है तो उससे अगले दिन ईसा नहीं हो सकता, अगर ईसा पहले आता है तो उससे अगले दिन दिलावर नहीं हो सकता। कंसेक्टिव डेज पर दिलावर और ईसा काम नहीं करेंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वर्क शेड्यूल। दी गई कंडीशन के मुताबिक इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो कंडीशन के मुताबिक कोई वायलेशन शो नहीं करता। इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क इस तरह से बनता है कि हमने एक टेबल डिज़ाइन कर ली जिसमें दी गई कंडीशन जो कि फिक्स है वो हमने फिक्स कर दी हैं और लोगों को प्लेस कर दिया। मतलब पहली कंडीशन में है आलम विल वर्क ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, आलम ट्यूसडे और थर्सडे को अवेलेबल होगा या ये इन दिनों में काम कर सकता है। बाबर विल नॉट वर्क ऑन मंडे और वेंसडे, तो मंडे और वेंसडे को बाबर अवेलेबल नहीं होगा, ये इन दोनों दिनों पर काम नहीं करेगा, बाकी तमाम दिन वो काम कर सकता है। चौहान वर्क्स ऑन फ्राइडे, चौहान सिर्फ फ्राइडे को काम करेगा, इसलिए हमने इसको फ्राइडे में प्लेस कर दिया है। दिलावर एंड ईसा डू नॉट वर्क ऑन कंसेक्टिव डेज, ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, यानी कि इसको फ्रेमवर्क में हम फिट नहीं कर सकते, ये किसी और जगह पर भी आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको अलहदा लिख लिया है कि दिलावर एंड ईसा विल नॉट वर्क ऑन कंसेक्टिव डेज। अब हम वन बाय वन हर ऑप्शन को देखते हैं कि क्या वो एक ट्रू शेड्यूल है दी गई कंडीशन के मुताबिक। ए ऑप्शन में ईसा मंडे को, बाबर ट्यूसडे को, आलम वेंसडे को, दिलावर थर्सडे को और चौहान फ्राइडे को। अब आप इसमें देखें कि आलम कैन नॉट वर्क ऑन वेंसडे, ये दी गई कंडीशन है कि आलम वेंसडे को काम नहीं करेगा, आलम ने वेंसडे को काम नहीं करना, और ए ऑप्शन में आलम को थर्ड डे यानी कि वेंसडे को प्लेस किया गया है जो कि गलत है, इसका मतलब है ए करेक्ट नहीं है। फिर हम बी को देखते हैं, इसमें है दिलावर, आलम, बाबर, ईसा और चौहान। अब इसमें क्या गलती है कि बाबर कैन नॉट वर्क ऑन वेंसडे, बाबर मंडे को काम करेगा और वेंसडे को बाबर मंडे को नहीं काम करेगा और वेंसडे को भी नहीं करेगा, या जबकि इसमें बाबर को थर्ड प्लेस पर रखा गया है। बाबर को क्योंकि थर्ड प्लेस पर प्लेस किया गया है इसलिए ये मुमकिन नहीं है और कंडीशन वायलेट होती है, इसलिए हम इसको भी कहेंगे कि ये गलत है, क्योंकि बाबर कैन नॉट वर्क ऑन वेंसडे, ये बाबर कैन नॉट वर्क ऑन वेंसडे। सी ऑप्शन को देखते हैं, ईसा, आलम, चौहान, बाबर एंड दिलावर। इसमें चौहान को थर्ड पोजीशन पे यानी कि वेंसडे को रखा गया है, जबकि फिक्स कंडीशन है कि चौहान वर्क्स ओनली ऑन फ्राइडे, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में ईसा, आलम, दिलावर, बाबर और चौहान। फिक्स कंडीशन के मुताबिक चौहान सिर्फ फ्राइडे को काम कर सकता है, इसलिए ये ट्रू है। बाबर थर्सडे को अवेलेबल है और ये वर्क कर सकता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ कंडीशन थी कि मंडे और वेंसडे को काम नहीं करेगा, इसलिए बाबर भी ट्रू है। फिर हम देखते हैं दिलावर होल वीक अवेलेबल है, इसलिए ये थर्ड पोजीशन पर ये भी आ सकता है। फिर है आलम सेकंड पोजीशन पर, यानी कि ट्यूसडे को आलम अवेलेबल होता है, और ईसा के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए इसको हमने
फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फिर हम वेरीफाई करते हैं ई को, तो आप देखेंगे ई दिलावर एंड ईसा कैन नॉट वर्क ऑन कंसेक्टिव डेज, जबकि ये दोनों यहाँ पर साथ साथ आ रहे हैं, जो कि कंडीशन की वायलेशन है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा इस केस में करेक्ट ऑप्शन है डी। इसके लिए एक चीज़ देखें कि जब आपके पास फिक्स कंडीशन होती हैं तो आप बड़ी आसानी से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट पोजीशन यानी कि फ्राइडे को चौहान ने काम करना है, सिर्फ चौहान अवेलेबल होता है और उसके लिए फिक्स किया गया है कि चौहान फ्राइडे को होगा। अब आप देखेंगे इसमें सी ऑप्शन में फ्राइडे को दिलावर है, इसलिए हम फौरी तौर पे इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम देखते हैं आलम को। आलम सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को अवेलेबल है, इसलिए हम इसको चेक करते हैं कि ट्यूसडे यानी कि सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे अगर आलम नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। आप देखें ए ऑप्शन में आलम थर्ड पोजीशन पर यानी कि वेंसडे को ये अवेलेबल नहीं होगा, तो ये भी ख़त्म हो गया। इस तरह से फिक्स कंडीशन को अगर हम फौरी तौर पर चेक कर लें तो एक दो ऑप्शन लाजमी तौर पर एलिमिनेट हो जाते हैं और बाकियों को फिर चेक करने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम बच जाता है। ग्रुपिंग क्वेश्चन, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इसमें लोगों को या चीज़ों को ग्रुप्स में फॉर्म किया जाता है दी गई कंडीशंस के मुताबिक। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में दिया गया है कि 8 पीपल A B C D E F G H ride to work in 3 cars. 2 cars each take 3 people, यानी कि 2 कारें ऐसी हैं जिसमें 3 पर्सन बैठेंगे, एंड 1 कार टेक्स ओनली 2 पीपल, और उनमें से एक कार ऐसी है जिसमें सिर्फ 2 पर्सन होंगे। कंडीशन दी गई है कि B राइड्स विद H, यानी कि H और B एक ही कार में होंगे। G राइड्स विद ओनली 1 अदर पर्सन, F राइड्स विद 2 अदर पीपल। और क्वेश्चन है इफ C राइड्स विद B ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट कैन राइड टुगेदर एक्सेप्ट, यानी कि सारे ऑप्शन सही होंगे मां सिवाय एक के। अब हम 1 बाय 1 तमाम कंडीशंस को देखते हैं और इन्हें एनालाइज करते हैं। B राइड्स विद H, B और H विल बी टुगेदर इन ए कार। अगर B और H दोनों साथ साथ होंगे तो ये एक कार ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ B और H होंगे, इसलिए थर्ड पर्सन भी आ सकता है। नेक्स्ट है G राइड्स विद ओनली 1 अदर पर्सन, यानी कि G ऐसी कार में होगा जो कैरी करती है ओनली 2 पर्सन। F राइड्स विद 2 अदर पीपल, तो F उस कार में होगा जिसमें 3 पर्सन होने हैं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें हमने बताना है एक्सेप्ट, यानी कि बाकी तमाम ऑप्शन सही होंगे सिवाय एक के। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि C राइड्स विद B, यानी कि B और C साथ साथ होंगे, और पहली कंडीशन हमें बताती है कि B के साथ H ने होना है, तो इसका मतलब है इस कार में ये 3 पर्सन होंगे B C H। पहली कंडीशन के मुताबिक B और H इकट्ठे होंगे, और क्वेश्चन में दी कार्स बकाया हैं जिसमें से एक में 2 पर्सन होंगे और एक में 3 पर्सन होंगे। अगर B C H एक कार में मौजूद हैं तो बाकी पर्सन कौन कौन से बचते हैं? एक A बच गया, फिर D है, E F और G, ये 5 पर्सन रहते हैं जिनको हमने अरेंज करना है। अब हम 1 ऑप्शन को देखते हैं। A ऑप्शन में A और G ये एक जगह पर मौजूद हैं। अगर हम देखते हैं कि A और G, तो A और G इकट्ठे आ सकते हैं और ये एक कार ऑक्यूपाई करेंगे और D E F दूसरी कार में मौजूद होंगे। इसका मतलब है ये ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है। फिर है G एंड E, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये ट्रू होने का मतलब ये है कि कंडीशन के मुताबिक सही है, और जबकि हमने रॉन्ग बताना है एक्सेप्ट, कि ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, तो
तो ये क्योंकि ट्रू है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं बन सकता। इसके बाद बी ऑप्शन को देखें, जी एंड ई। जी और ई अगर इकट्ठे हों तो ये पॉसिबल है, क्योंकि जी एक पर्सन के साथ राइट कर सकते हैं, ई और जी इकट्ठे हो गए, बाकी बच गया ए, डी और एफ दो अदर पीपल के साथ होगा, वो भी ट्रू है। इसका मतलब है ये भी कंडीशंस को वायलेट नहीं कर सकता, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन को मीट कर रहा है। फिर आए ए, डी और ई। अगर ए, डी और ई एक कार में मौजूद हैं तो बाकी हमारे पास बचता है एफ और जी। ये कंडीशन के मुताबिक गलत है, क्योंकि एफ राइड्स विद टू अदर पीपल। जी एफ के साथ दो पर्सन होने चाहिए, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन बचता है, इसलिए ये कंडीशन के मुताबिक गलत है और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। फिर अगर हम ए, डी, एफ को भी चेक करते हैं, अगर ए, डी और एफ को इकट्ठा किया जाए तो बाकी बचता है ई और जी, वो दोनों भी पॉसिबल हैं। इसका मतलब है ये भी कंडीशंस के मुताबिक ट्रू है और हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। फिर बी, सी, एच को देखें। बी, सी, एच ऑलरेडी एक कार में मौजूद हैं, इसलिए ये कंडीशन के मुताबिक बिल्कुल ट्रू है और ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जो कि दी गई कंडीशंस के मुताबिक गलत है। एनालिटिकल राइटिंग में मेजर प्रॉब्लम होता है रीडिंग का। स्टूडेंट्स बाज़ का अंडर प्रेशर होते हैं और वो इसकी दी गई स्टेटमेंट्स में तेज़ी के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ का क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि रीडिंग सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं होती। इसलिए बेहतर ये होता है कि रीडिंग विद प्रिसीजन, आप गौर से हर कंडीशन को पढ़ें, क्योंकि हमारी आदत होती है कि रीडिंग एंड थिंकिंग विद द डिग्री ऑफ प्रिसीजन रिक्वायर्ड फॉर द एनालिटिकल रीजनिंग। हम पढ़ रहे होते हैं और साथ साथ सोच रहे होते हैं। रीडिंग एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप हर कंडीशन को गौर से पढ़ें। वी आर नॉट accustomed टू रीडिंग एंड थिंकिंग विद द डिग्री ऑफ प्रिसीजन रिक्वायर्ड फॉर द एनालिटिकल रीजनिंग। ये मेजर प्रॉब्लम है कि हम इतने गौर से कंडीशंस को नहीं पढ़ते और सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन कैन नॉट बी रेड इन कैजुअल मैनर। आप कंडीशन को ईजीली मत समझें कि वो बहुत आसान है, आप उन पर गौर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस मुख्तलिफ पहलू से एज रखती हैं कि उनके ट्रू मीनिंग क्या है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस भी करेंगे कि हर स्टेटमेंट का क्या मतलब लिया जा सकता है। हर स्टेटमेंट को स्लो पढ़ें, गौर से पढ़ें और उसके नोट्स लें। और एम्बिग्युइटी से बचने के लिए हमेशा याद रखें कि टेस्ट में लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग यूज़ किए जाते हैं, यानी कि आप अपने तौर पे इम्प्लाइड या कंटेक्चुअल मीनिंग नहीं लेंगे, बल्कि हर लफ्ज़ के मीनिंग वही होंगे जो डिक्शनरी में दिए गए हैं। अनवारंटेड अजम्पशन। अनवारंटेड अजम्पशन का मतलब है अपने तौर पर अज्यूम कर लेना, जबकि वो क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी गई होती। अक्सरियत स्टूडेंट के साथ ये होता है कि वो अपने तौर पर अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ इस तरह से है, जबकि दी गई कंडीशन में वो बात दूसरी तरह से होती है। इस तरह की हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस हैं और हम देखते हैं कि उसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। कंडीशन दी गई है, A and B are two consecutive elements in a line. A और B दोनों कंसेक्टिव हैं। कंसेक्टिव होने का मतलब है कि वो इस तरह से हो सकते हैं कि A के बाद B आ रहे हैं या B के बाद A आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं बताया गया, तो हम अपने तौर पर अज्यूम नहीं करेंगे कि A पहले आएगा या B बाद पहले आएगा। कंसेक्टिव का मतलब है कि वो साथ साथ होंगे। A इज नेक्स्ट टू B, क्या इस कंडीशन का ये मतलब लिया जा सकता है कि A के बाद B है? लेकिन यहाँ पर आप देखें कि नेक्स्ट का मतलब होता है लेफ्ट राइट, और A पहले हो या B पहले हो, यानी कि लेफ्ट राइट में मतलब ये हुआ कि A के बाद B भी हो सकता है और B पहले भी आ सकता है।
यानी कि ये दोनों साथ साथ होंगे लेकिन पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होंगे। इसका मतलब है इस कंडीशन की का असल मतलब ये है। फिर हम देखते हैं ई ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये एक साइड का बता रहा है, जबकि ए और बी किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। सी इज बिटवीन ए एंड बी, ये वैसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब ये कंसेक्टिव हैं और साथ साथ आ रहे हैं तो इनके दरमियान में कोई थर्ड नहीं आ सकता। इस कंडीशन के मुताबिक ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी इन अ लाइन बी सिट्स बिटवीन ए एंड सी, यानी कि अब क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं दिया गया इसलिए हम कहेंगे कि ए और सी या सी और ए और बी इनके दरमियान आएगा। यानी कि ऑर्डर ना देने की वजह से दो सिचुएशन पैदा हो गई। उसने सिर्फ हमें कहा है कि बी सिट्स बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के दरमियान बी होगा। तो ए और सी के दरमियान बी मौजूद है और इधर भी सी और ए के दरमियान बी मौजूद है। ए ऑप्शन में है बी इज नेक्स्ट टू ए, बी इज नेक्स्ट टू ए। नेक्स्ट के मीनिंग होते हैं लेफ्ट राइट, यानी कि ये ऑप्शन हमें बताती है कि ये ऑर्डर इस तरह भी हो सकता है और इस तरह से भी, यानी कि ए पहले आ सकता है या बी पहले आ सकता है। अब अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो ए पहले है बी बाद में है और इसमें बी पहले है और ए बाद में है। तो दोनों कंडीशन आप देखेंगे नेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं क्योंकि ए बी और बी ए बी और बी ए, इसका मतलब है ए ऑप्शन सही डिडक्शन है इस स्टेटमेंट की कि बी सिट्स बिटवीन ए एंड सी। देन आप कह सकते हैं कि ए बी इज नेक्स्ट टू ए। बी ऑप्शन है बी इज नेक्स्ट टू आइदर ए और सी। अब आप ए के लिए तो ए और बी की कंडीशन तो हम पहले देख चुके हैं, अब हम सी को चेक करते हैं। यहाँ पर आता है बी सी और यहाँ आता है सी बी, यानी कि बी इज नेक्स्ट टू आइदर ए और सी। ये ए के भी नेक्स्ट है और सी के भी नेक्स्ट है क्योंकि दोनों केसेस के अंदर ए को अगर हम लेते हैं तो पहली कंडीशन के मुताबिक ए बी और बी ए पॉसिबल है, और अगर हम सी को लें तो बी सी और सी बी ये भी मुमकिन है। इसका मतलब है ये भी वैलिड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कंडीशन में ओनली पीपल ओवर 18 ईयर ऑफ एज कैन एंटर। अब हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो है ओनली पीपल ओवर 18 ईयर, 18 ईयर से ज़्यादा एज के लोग दाखिल हो सकते हैं। और डिडक्शन जो ली जा रही है वो है ए पर्सन 18 ईयर ऑफ एज कैन एंटर। अब देखिए यहाँ दिया गया है ओवर 18, तो हम अपने तौर पर रिज्यूम नहीं करेंगे कि 18 ईयर भी इसमें शामिल है। 18 ईयर से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो वो एंटर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 18 ईयर एंटर नहीं हो सकता। तो ऊपर वाली कंडीशन के मुताबिक ये डिडक्शन नहीं हो सकती। फिर ये कंडीशन है टू बी इन द थिएटर। थिएटर में होने के लिए ज़रूरी है ईच चाइल्ड ए पर्सन लेस देन 13 ईयर्स ओल्ड मस्ट बी अकम्पनीड बाय एन एडल्ट, यानी कि एक बच्चा जिसकी उम्र 13 साल से कम है, लेस, ये याद रखना है कि इसमें भी लेस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेस देन 13 ईयर ओल्ड मस्ट बी अकम्पनीड बाय एन एडल्ट, यानी कि अगर उसकी एज 13 ईयर से कम है तो वो किसी बड़े के साथ थिएटर में दाखिल हो सकता है। तो ए में जो डिडक्शन ली गई है वो देखते हैं कि रऊफ हु इज़ 10, यानी कि रऊफ जिसकी उम्र 10 साल है, कुड बी इन द थिएटर बाय हिमसेल्फ, ये गलत है क्योंकि 13 ईयर से लेस अकेला थिएटर में नहीं जा सकता, उसके साथ कोई एडल्ट होना चाहिए। तो ये रऊफ क्योंकि 10 साल से कम है या 13 ईयर से कम है और 10 ईयर का है तो वो हिमसेल्फ थिएटर में दाखिल नहीं हो सकता। बी है वलीद हु इज़ 35 कुड बी इन द थिएटर बाय हिमसेल्फ। यस, क्योंकि वलीद की एज 35 है
जो कि 13 ईयर से ज़्यादा है, इसलिए वो थिएटर में हिमसेल्फ दाखिल हो सकता है। एक और कंडीशन है, इफ़ इट इज़ क्लाउडी, अगर आसमान पर बादल होंगे, देन जमील इज़ नॉट एट द बीच, तो जमील बीच पर नहीं होगा। अब देखें, इसने कहा है कि इफ़ क्लाउडी, देन जमील नॉट एट बीच। अब सिर्फ कंडीशन ये है कि इफ क्लाउडी, तो जमील बीच पर नहीं होगा। क्या इससे ये कंक्लूजन लिया जा सकता है? इफ इट इज सनी, जमील इज एट द बीच। रिवर्स ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि अगर सनी होगा तो जमील क्या करेगा। यहाँ सिर्फ ये बताया गया है कि अगर क्लाउडी होगा तो जमील बीच पर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर सनी होगा तो जमील लाजमी तौर पर बीच पर जाएगा, इसलिए इसका ये कंक्लूजन नहीं हो सकता। इफ़ जमील इज़ नॉट एट द बीच, अगर जमील बीच पर नहीं है, इट इज़ क्लाउडी, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताया गया है कि अगर क्लाउडी होगा तो वो जमील बीच पर नहीं होगा, जबकि यहाँ हमें बताया गया है जमील के साथ, यानी कि जमील की कंडीशन के साथ क्लाउडी होना अटैच किया गया है, जबकि यहाँ क्लाउडी से जमील का बीच में ना होना अटैच किया गया है, इसलिए ये कंक्लूजन भी गलत है। इफ़ जमील इज़ एट द बीच, इट इज़ नॉट क्लाउडी, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि अगेन ये रिवर्स ऑर्डर में है। अगर क्लाउडी होगा तो जमील बीच पर नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जमील बीच पर नहीं है तो क्लाउडी होगा। तो यहाँ दिया गया है इफ़ जमील इज़ एट द बीच, अगर जमील बीच पर है, इट इज़ नॉट क्लाउडी, ये भी गलत है। इस स्टेटमेंट में ऑन ए लाइन ए एंड बी आर टू स्पेसेस अपार्ट, ए और बी के दरमियान दो स्पेसेस हैं। तो इसको वजाहत के लिए ये देखें कि ए और बी के दरमियान दो स्पेसेस हैं। नॉर्मली ये समझा जाता है कि इसके दरमियान में दो पर्सन आएंगे या दो चीज़ें आएंगी, लेकिन नहीं, ये स्पेस 1 है और ये स्पेस 2 है। इन स्पेसेस के बाद आप देखें, अब ए और बी के दरमियान दो स्पेसेस मौजूद हैं और एक्चुअली दरमियान में एक पर्सन या एक पोजीशन आती है। तो इसकी कंक्लूजन क्या ये हो सकती है, टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी? रॉन्ग, क्योंकि एक पर्सन ए और बी के दरमियान आ सकता है, जबकि ए और बी टू स्पेसेस अपार्ट हैं। इस कंडीशन के मुताबिक ओनली शबीर वर्क्स इवनिंग, यानी कि शबीर सिर्फ इवनिंग में काम करता है। क्या हम कह सकते हैं कि शबीर वर्क्स ओनली इवनिंग? यहाँ पर है ओनली शबीर, ये कंडीशन है, इसके मुताबिक ओनली शबीर वर्क्स इवनिंग, यानी कि ओनली आ रहा है शबीर के साथ, सिर्फ शबीर इवनिंग में काम करता है। और यहाँ पर हमें जो कंक्लूजन ली गई है, और यहाँ पर जो कंक्लूजन ली गई है वो है शबीर वर्क्स ओनली इवनिंग, यानी कि शबीर सिर्फ इवनिंग में काम करता है, जबकि यहाँ है कि सिर्फ शबीर इवनिंग में काम करता है, यानी कि बहुत से पर्सन हैं और शबीर उनमें से वो पर्सन है जो इवनिंग में काम करता है। और यहाँ पर दिया जा रहा है कि शबीर के पास बहुत सी ऑप्शन हैं, लेकिन शबीर सिर्फ इवनिंग में काम करता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में एक दूसरे की कंक्लूजन नहीं कर सकते, यानी कि ओनली शबीर वर्क्स इवनिंग की कंक्लूजन ये नहीं हो सकती कि शबीर वर्क्स ओनली इवनिंग। अब हम फुल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक म्यूजिकल बैंड टूवर्ड्स 5 सिटीज, एल्बनी, बोस्टन, शिकागो, डेट्रॉइट एंड इवेंस्टन। द टूर शेड्यूल फॉलोज दीज रूल्स, यानी कि ये 3 कंडीशन दी गई हैं। द टूर स्टॉप्स एट बोस्टन बिफोर डेट्रॉइट और इवेंस्टन। The tour stops at one city after Albany before stopping at Detroit. The tour does not stop at Chicago second.
पहली कंडीशन है द टूर स्टॉप्स एट बोस्टन बिफोर डेट्रॉइट और इवेंस्टन। ये और की कंडीशन है, यानी कि इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डी से पहले बी आएगा या ई से पहले बी आएगा। ये याद रखें कि और की कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर हम कहते हैं कि बी के बाद डी आएगा या बी के बाद ई आएगा और बी के बाद दोनों हो सकते हैं, डी और ई। ये इंपॉर्टेंट है कि और का मतलब होता है कि इंक्लूसिव, ये दोनों भी हो सकती हैं, यानी कि बी के बाद डी भी आ सकते हैं, ई बेशक ना हो, या फिर बी के बाद ई आ सकते हैं, डी बेशक ना हो, या फिर बी के बाद ये दोनों मौजूद होंगे। सेकंड कंडीशन के मुताबिक द टूर स्टॉप्स एट वन सिटी आफ्टर एल्बनी बिफोर स्टॉपिंग एट डेट्रॉइट, यानी कि ए और डी के दरमियान एक और शहर आएगा जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। थर्ड कंडीशन है कि सी एट टू नॉट अलाउड, यानी कि सी टू सेकंड पोजीशन पर नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 1 इस स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन है, इवेंस्टन कैन नॉट बी विजिट, यानी कि इवेंस्टन कौन सी पोजीशन पर नहीं आ सकता। अब दी गई कंडीशन इस तरह से है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 पोजीशन है जिस पर मुख्तलिफ शहर आएंगे। आप सेकंड कंडीशन को देखें, उसके मुताबिक ए एक्स डी, यानी कि ए और डी के दरमियान एक शहर ने आना है। तो अगर मैं ए को इधर रख दूँ तो डी इधर आएगा। अब देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर इवेंस्टन आ सकता है या नहीं। ए को अगर हम ई को अगर हम इधर रख दें और बी को इधर रख दें और सी को इधर, तो आप ये देखें कि बी के बाद डी आ रहा है और सी सेकंड पोजीशन पर नहीं है और ए और डी के दरमियान एक शहर मौजूद है, इसलिए ए फर्स्ट पोजीशन पर आ सकता है। फिर सेकंड पोजीशन पर इवेंस्टन पहली पोजीशन पर आ सकता है। अब हम देखते हैं सेकंड पोजीशन पर इवेंस्टन आ सकता है या नहीं। हम ई को इधर रख देते हैं और ए और डी को इसी तरह से, और सी को इधर कर देते हैं और बी को इधर। आप देखें कि फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक बी के बाद डी और ई या दोनों हो सकते हैं, बी के बाद ई और डी दोनों मौजूद हैं, ए और डी के दरमियान एक शहर मौजूद है और सी सेकंड पोजीशन पर नहीं है, इसलिए इवेंस्टन सेकंड पोजीशन पर भी आ सकता है। अब हम इसको रखते हैं थर्ड पोजीशन पर। इवेंस्टन थर्ड पोजीशन पे है। अब मैं ए को इधर रख देता हूँ और डी को इधर और बी यहाँ आ गया और सी इधर। अब आप देखें कि सी सेकंड पोजीशन पर नहीं है, फिफ्थ पोजीशन पे है। ए और डी के दरमियान एक शहर मौजूद है और बी के बाद ई और डी दोनों मौजूद है। इसका मतलब है तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो सी पोजीशन के ऊपर, सी यानी कि थर्ड पोजीशन पर भी इवेंस्टन आ सकता है। अब इवेंस्टन को हम रखते हैं फोर्थ पोजीशन पर, ई यहाँ मौजूद है। मैं बी को इधर रख देता हूँ या मैं ए को इधर रखता हूँ और डी को इधर, ये डी है और इनके बीच में बी आ जाता है और सी इधर गया। तो आप देखें कि ए और डी के दरमियान एक शहर मौजूद है, बी के बाद डी और ई मौजूद है और सी सेकंड पोजीशन पर नहीं है, इसलिए फोर्थ पोजीशन पर भी ई आ सकता है। तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन होगा जो कि करेक्ट है वो ई। सेकंड क्वेश्चन, सपोज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ द टूर इज एल्बनी। फर्स्ट स्टॉप एल्बनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब उसने कहा है कि पहला स्टॉप एल्बनी है, तो ए आ गया फर्स्ट नंबर पर। अगर ए यहाँ पर है तो डी थर्ड पर होगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन के मुताबिक ए और डी के दरमियान एक शहर ने आना है।
उसके बाद डी और ई। अब आप देखें कि अगर मैं सी को इधर रखता हूँ तो और बी को इधर रख देते हैं तो बी के बाद डी हो गया और ये ई यहाँ आ जाता है। ये पॉसिबल कंडीशन है, जबकि हमने बताना है मस्ट बी ट्रू। अब इस केस में अगर किसी भी तरह से ई को इधर लाया जाए, यानी कि ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, लेकिन अब हम इसमें चेंज करके देखते हैं कि ए इधर है, डी इधर है। अब सिर्फ एक सिचुएशन है, सी और ई को इधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ई को इधर लाया जाए तो बी इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पर आएगा और सी आएगा, और ये जो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन ये वायलेट हो जाएगी, यानी कि ई सेकंड पोजीशन पर नहीं आ सकता। ई लाजमी तौर पर डी के बाद जाएगा और बी सेकंड पोजीशन पर आएगा। तो अगर बी सेकंड पोजीशन पर नहीं है तो किसी सूरत में भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। इसलिए हम कहेंगे कि बैंड विजिट बोस्टन द सेकंड पोजीशन पे बोस्टन आएगा, तब तमाम कंडीशंस पूरी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, every one of the cities can be scheduled for which particular spot on the tour। हम इसके लिए फिर फ्रेमवर्क ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब वो कौन सी प्लेस है जहां पर हर सिटी आ सकते हैं। आप देखें सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन के मुताबिक ए और डी के दरमियान एक शहर आता है। अगर मैं डी यहाँ रखूँ तो ए कहाँ आएगा, क्योंकि ए ने डी से पहले आना है, इसलिए यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर तमाम शहर नहीं आ सकते। इसी तरह से डी को अगर मैं सेकंड पोजीशन पर रख दूँ तो ए कहाँ आएगा, क्योंकि ए और डी के दरमियान एक शहर ने आना है और डी से पहले ए ने आना है, तो इसलिए सेकंड पोजीशन पर भी डी नहीं आ सकता। यानी कि सेकंड पोजीशन वो पोजीशन है जहां तमाम सिटीज़ नहीं आ सकते। अब आते हैं 5 नंबर पर। अगर मैं यहाँ ए रख दूँ तो डी ने इसके बाद आना है, वो कहाँ आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिफ्थ पोजीशन भी ऐसी पोजीशन नहीं है जहाँ पर हर शहर आ सके, यहाँ ए नहीं आ सकता। इसी तरह 4 पर देखें, 4 पर अगर ए रखा जाए तो ए और डी के दरमियान एक शहर ने आना है तो डी किधर आएगा, और फोर्थ पोजीशन भी ऐसी पोजीशन है जहाँ शहर नहीं आ सकता। सिर्फ थर्ड पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहाँ पर हर इवेंट पॉसिबल है, यानी कि आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज 3 consecutive stops on the tour are Boston, Detroit and Winston। Boston, Detroit and Winston respectively। when can Albany be visited, तो Albany कहाँ आएगा। आप ये देखें कि बी डी, इसमें डी आ रहा है। डी की कंडीशन सेकंड जो दी गई है उसमें यह है कि डी से पहले एक शहर और फिर ए आता है। डी से पहले बी मौजूद है तो इससे पहले ए आएगा। इस कंडीशन के मुताबिक ए और डी के दरमियान एक शहर ने होना है, तो ए और डी के दरमियान बी आ गया और ये चारों एक ही लाइन में हो गए। अब अगर हम इसे फ्रेमवर्क में डालें तो ये सिचुएशन बनती है। ए बी डी ई और लाजमी तौर पे सी यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ए को यहाँ रखा जाए, बी यहाँ और डी और ई, क्योंकि हमने इन चारों को फिट करना है। तो चारों इसी तरह से हो सकते हैं कि पहले 4 होंगे या सेकंड पोजीशन से शुरू करके 4 आएंगे और सी सेकंड फॉर्म में ये आएगा। अब आप देखें कि हमसे पूछा गया है एल्बनी कहाँ आएगा, तो एल्बनी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कंडीशन पर आ सकता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। इसका आंसर है ए।